हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए हमने पिछली वीडियो में हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 दी एड्रेस शुरू किया था बाय मार्गो मिनको, जिसमें मैंने आपको लगभग आधे चैप्टर की स्टोरी जो है कवर करा दी थी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका बाकी बचा हुआ पार्ट। और सो गाइज मैं आपको थोड़ा सा रिकैप में बता दूँ हमने क्या क्या किया था। जो नरेटर थी उन्होंने एक डोर नॉक किया और उस डोर से जो एक लेडी ने डोर ओपन किया, उन्होंने उनको पहचानने से ही मना कर दिया और कहा कि मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। और नरेटर जो है वो अपनी मदर से बिलोंगिंग्स चीज़ों को ढूंढने आई हुई थी। ठीक है, जब मना कर दिया तो वो जाने वाली थी, उन्होंने देखा कि उस वोमेन ने उन्हीं की मदर का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था, तो वो श्योर हो गई कि हाँ भाई मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। लेकिन अगेन उस वोमेन ने मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो नरेटर जा रही थी, रास्ते में फ्लैशबैक में कहानी को सोचती हैं कि हाँ मुझे ये एड्रेस कहाँ से मिला, मेरी मदर ने मुझे एड्रेस दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 और मिसेस डॉलिंग का घर था ये। तो यहाँ तक हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है, पूरे को डिटेल में जाना है तो फर्स्ट पार्ट देख लेना। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा गाइस चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसको भी हमने लाइन बाय लाइन 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया था। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। पहले लाइन बाय लाइन आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आप जो है देख लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइज मदर ने बोला था उनकी कि मार्कोनी स्ट्रीट में है वो एड्रेस, तो इसको याद रखना। तो याद रख के देखिए अब आगे क्या हुआ। तो राइटर यहाँ पर हमसे ये कह रही हैं, ऑथर जो है वो ये बोल रही हैं कि आई हैड रिमेंबर्ड इट, कि मुझे वो एड्रेस याद रहा, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मगर मैंने बहुत लंबे टाइम वेट किया वहाँ जाने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं वहाँ पे, मुझे एड्रेस तो याद था। Initially, after our liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. वो कह रही है कि इनिशियली जब लिब्रेशन हुआ, यानी जब आज़ादी हो गई वहाँ वॉर के बाद जो लिब्रेशन हुआ होगा, तो उसके बाद में एब्सोल्युटली कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों को वापस से देखना, उन स्टफ़ को वापस से देखना मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। और नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रदर आफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर मैं उन्हीं चीज़ों को वापस से देखूंगी तो शायद मैं डर जाऊंगी, मतलब वो आफ्रेड भी थी कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे। After being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again. So guys वो यहाँ पर कह रही हैं कि आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड का मतलब किसी से सामना करना, कि जब उन चीज़ों का मैं फिर से सामना करूँगी जो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं, जो मुझे उस कनेक्शन की याद दिला देंगी, मतलब कनेक्शन क्या, उनकी मदर का, उनकी फैमिली का। तो जब मैं उन चीज़ों का सामना करूँगी तो वो कहीं ना कहीं जो मेरी मदर से बिलोंग करती हैं, जो कनेक्शन है मेरी मदर से उन चीज़ों का, और वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन चीज़ों में से मैं सामना नहीं करना चाहती जो मेरी मदर को जो है कनेक्शन शो करेंगी, और अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जो मेरी फैमिली है। आई थिंक उनकी फैमिली यहाँ पर नो मोर आई थिंक रही नहीं है, या कुछ ऐसा हुआ होगा। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस, और वो जो कनेक्शन है, वो जो यादें हैं, वो हिडन का मतलब छुपी हुई है इन कबर्ड्स में, इन बॉक्सेस में, और ये सारी चीज़ें वेट कर रही हैं कि उनको वापस से उनके सही प्लेस पर रख दिया जाए ले जाके। ठीक है, विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये केवल खाली चीज़ें ही तो हैं, ये वस्तुएं ही तो हैं। तो मेरी फीलिंग्स को फिर से जगा देंगी, मुझे फिर से उन कनेक्शन की याद दिला देंगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ओवरऑल है तो ये वस्तुएं ही, है तो ये चीज़ें ही। चलिए, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बता रही हैं कि आफ्टर द लिब्रेशन, आफ्टर द वॉर क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हुई। तो ये कह रही हैं कि ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। जैसे कि वॉर हुआ होगा तो बहुत तबाही हुई होगी, उसके बाद चीज़ें जो है धीरे धीरे नॉर्मल होने की तरफ आई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, इन अ रूम अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। अब देखिए आगे कह रही है ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर। अब इसका मतलब क्या है, जो ब्रेड है वो अब लाइटर हो गए हैं। लाइटर का मतलब कलर उनका लाइट हो गया है। इसका कहने का मीनिंग ये होगा कि भाई ब्रेड का कलर लाइटर होने का मतलब ये है कि पहले मान लो जब वॉर हो रही होगी तो जो ब्रेड बनते हैं आपको पता है वो गेहूं से बनते हैं, तो गेहूं का ऊपर का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है
अंदर वाले हिस्से से थोड़ा वो डार्क होता है। तो शायद वॉर के टाइम पर जो गेहूं का ऊपर का छिलका था उसी के ब्रेड बनते होंगे, जिसको हम ब्राउन ब्रेड बोलते हैं, ब्राउन ब्रेड बोलते हैं ना। तो ब्राउन ब्रेड बनते होंगे। तो शायद अब ब्राउन ब्रेड ना बन के वो थोड़ा सा लाइटर कलर के ब्रेड बन रहे हैं। इसका मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की वो भी बेहतर होती जा रही है। तो ये डायरी आई थिंक इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है। और आगे वो कह रही हैं कि देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, कि अब मेरा पास एक रूम है और उसमें एक बेड है जहाँ पर मैं निडर होके, अनथ्रेटन्ड का मतलब होता है बिना किसी डर के मैं वहाँ पर सो सकती हूँ अपने बेड पर, अब कोई डर नहीं है। और विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और मेरे पास एक ऐसा रूम है जहाँ पर बेड है, जहाँ पर मैं आराम से सो सकती हूँ, जहाँ पर अब कोई डर नहीं है, और वहाँ से मैं ऐसा नज़ारा दे सकती हूँ, अपना हर दिन वहाँ पर गुजार सकती हूँ। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मुझे सडनली याद हुआ, देखिए चीज़ें नॉर्मल हो गई वॉर के बाद, और फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस का मतलब मुझे बहुत ही जिज्ञासा हो रही थी उन पोजीशंस के, उन चीज़ों के बारे में जानने की जो शायद अभी भी उस एड्रेस पर मुझे मिल सकती थी। मतलब वॉर के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो उनको ध्यान आया होगा कि अरे मेरी मदर की तो सामान जो है वो ऐसे ऐसे वो लेडी ले गई थी, तो मुझे उस एड्रेस पर जाना चाहिए, और इनको एड्रेस याद भी था। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, मैं उन सभी चीज़ों को देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, और रिमेंबर यानी याद करना चाहती थी पुरानी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो गाइज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि जब मेरी फ़र्स्ट विज़िट, आफ्टर माय फर्स्ट विज़िट, कि जब मेरी पहली बार का वहाँ जाना मिसेस डॉर्लिंग के घर बेकार रहा, वेन का मतलब है कोई काम नहीं हुआ उसका। तो जब मेरी फ़र्स्ट विज़िट बेकार रही मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने की, क्योंकि उन्होंने तो बात करने से मना कर दिया था, तो आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक बार और जाऊँ उनके घर। और राइटर यहाँ पर कहती हैं कि जब मैं फिर से वहाँ पर गई, सो नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, तो दरवाजे पर एक 15 साल के आसपास की एक लड़की थी जिसने अब सेकंड टाइम डोर ओपन किया। मतलब जब वो फर्स्ट टाइम गई थी गाइस, तो तब किसने किया था मिसेस डॉर्लिंग ने डोर ओपन, जिन्होंने बात करने से मना कर दिया था। अब सेकंड टाइम जब ये गई हैं, ये वैसे स्टेशन पर जा रही थी वापस, लेकिन ये वापस से आ गई कि नहीं चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। तो इस बार एक लड़की ने डोर ओपन किया जो 15 के आसपास की थी। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या भाई तुम्हारी मम्मी घर पे हैं। सो नो शी सेड, उसने बोला नहीं, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। एरेंड का मीनिंग होता है गाइस कोई, शायद वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब हो या कोई टास्क हो। तो कहती है कि नहीं वो घर पे नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गई हुई होंगी। नो मैटर आई सैड आई विल वेट फॉर हर, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि गर्ल के साथ इनका क्या इंट्रैक्शन होता है, क्या बातें होती हैं। आई फॉलो दैट द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं पैसेज के थ्रू मैंने उसको फॉलो किया, मैं पीछे पीछे चली उसके। तो अब देखिए घर के अंदर भी इनकी एंट्री हो गई है। बेसिकली ये अब अपनी उन सभी मदर की जो बिलोंगिंग चीज़ें थी उनको देखेंगी ये, ठीक है। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, तो देखिए एक ओल्ड फैशन का हनुक्का था। हनुक्का का मीनिंग होता है गाइज, होता है ना कैंडल होल्डर, जिस पे हम कैंडल लगा देते हैं, उसको होल्ड करके रखता है। स्टैंड, कैंडल स्टैंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो एक पुराने ज़माने का कैंडल स्टैंड वहाँ पर, जिसका नाम हनुक्का जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। और वो हंग का मतलब वो टंगा हुआ था मिरर के बराबर में, शीशे के बराबर में। तो ये कहती हैं, नरेटर बोलती हैं उसको देख के कि वी नेवर यूज्ड इज बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब कम्बरसम का मतलब होता है गाइस, कम्बरसम मतलब हैवी या फिर लार्ज। तो ये कहती हैं उसको देख के उनको पता चल गया कि हमारा ही है, मतलब मेरी मदर का ही है। तो कहते हैं कि हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज था, बहुत ज़्यादा ये हैवी था काफ़ी। क्योंकि देखिए ये जो हनुक्का कैंडल होल्डर था, इसमें काफ़ी सारी हम कैंडल एक साथ लगा सकते हैं। तो कहती हैं बहुत बड़ा था, बहुत हैवी था, तो हमने इसका कभी यूज़ नहीं किया। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, तो हम जो एक सिंगल ही कैंडल स्टिक जला देते थे, हमें ज़रूरत पड़ती थी तो इसका यूज़ नहीं करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, तो उस लड़की ने पूछा मुझसे आगे कि क्या आप बैठेंगी नहीं। She had opened the door of the living room and I went inside past her. So वो कहती हैं कि उसने ये बोला पहले तो कि आप बैठेंगी नहीं, और फिर उसने मेरे सामने एक दरवाज़ा खोल दिया लिविंग रूम का, और मैं उसके अंदर गई और बैठने के लिए मैं उसके पीछे पीछे गई उसके अंदर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, लेकिन जैसे ही मैं उस लिविंग रूम में घुसी तो मैं बिल्कुल हॉरिफाइड मतलब डर गई, और मैं वहीं रुक गई। अब देखिए ये बहुत अच्छा सा डायलॉग इन्होंने यूज़ किया है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी, आई न्यू, और जिसको मैं नहीं जानती थी, डिड नॉट नो।
तो मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी और जिसको मैं जानती नहीं थी। अब इन्होंने ये डायलॉग क्यों बोला कि जिसको मैं जानती थी, क्योंकि गाइस वहाँ पर इनकी मदर की जो बिलोंगिंग चीज़ें थी, वास्ता जो चीज़ें रखती थी, वो कमरा उन चीज़ों से भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे रूम में थी जिसको ये जानती थी उन चीज़ों की वजह से, लेकिन ये रूम किसी और का था, ये घर किसी और का था, तो इसलिए वो उसको जानती भी नहीं थी। तो ये डायलॉग इन्होंने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। तो ये कहते हैं गाइस यहाँ पर ऑथर कि मैंने खुद को ऐसी जगह चीज़ों के बीच में, मिडिस्ट का मीनिंग होता है मिडल में, यानी मैंने खुद को ऐसी वस्तुओं के बीच में पाया जिनको मैं देखना चाहती थी जिनको मैं फिर से देखना चाहती थी, मगर वो चीज़ें मुझे एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर फील करा रही थी, बहुत ही अजीब सा माहौल मुझे वो फील करा रही थी, और जिसकी वजह से मैं ओप्रेस्ड फील हो रही थी। ओप्रेस्ड का मतलब होता है ना कि कोई इंसान बहुत ही परेशान सा हो जाए, जिसका जो है आप एक तरीके से मेंटली शोषण कर रहे हो। तो उन चीज़ों को मैं फिर से देखना तो चाहती थी, है ना, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ऑब्रेस थी, बहुत मेरे लिए हार्श थी। हार्श का मतलब बहुत डिफ़िकल्ट मुझे फील हो रहा था उन चीज़ों के बीच में खड़े होना, और बहुत स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। अब ये देखो आगे ये भी कह रही हैं, और बिकॉज ऑफ टेस्टलेस, और दूसरी बात मुझे क्यों अजीब सा वहाँ फील हुआ, क्योंकि जो एवरीथिंग, जो चीज़ों को वहाँ अरेंज करके लगाया गया था ना, बहुत ही टेस्टलेस था, मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ चीज़ों को देखकर, उल्टी सीधी उन्होंने लगाई हुई थी। और आई डोंट नो बट मुझे नहीं पता, मगर मेरी डेयर यानी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं चारों तरफ मतलब देख सकूं नज़र घुमा के कि ये सारा सामान हमारे ही घर का है। तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन सामानों को ठीक से देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। सो गाइस आगे वो बताती हैं कि उस गर्ल ने, उस लड़की ने एक चेयर को आगे खिसकाया, मैं उस चेयर पर बैठ गई और मैं स्टेयर्ड का मतलब घूरने लगी जो टेबल पर एक क्लॉथ लगा हुआ था, होता है ना टेबल पर, मतलब मेज पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वुलन टेबल क्लॉथ था, वो भी बुना हुआ था हाथ से। तो उस टेबल क्लॉथ को मैं घूरने लगी चेयर पे बैठ के। आई रब्ड इट, तो मैंने फिर उसको ना रब करके देखा उस टेबल क्लॉथ को। माई फिंगर्स ग्री वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी फिंगर्स जो हैं जब उसको मैं रब कर रही थी, तो क्योंकि वो वुलन का था तो वार्म हो गई, एकदम नरम नरम सी हो गई मेरी फिंगर्स। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैं जो वो वुलन का मतलब बना हुआ था टेबल क्लॉथ, उसकी पैटर्न को फॉलो कर रही थी, लाइंस देख रही थी, ऐसे छूकर फील कर रही थी उसको। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और देखो कितने मज़े की बात है, वो कह रही हैं कि इस टेबल क्लॉथ पर कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होगा, जले का निशान होगा। होता है ना कि हमारे घर में कोई कपड़ा हो, जैसे कि रुमाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कहीं से बर्न हो जाए, जल जाए, तो कह रही हैं कि मुझे पता था कि इस टेबल क्लॉथ पर कहीं ना कहीं एक बर्न का मार्क है, और जिसको हमने कभी रिपेयर नहीं किया था, जो कभी रिपेयर नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं मैं छू कर उसको देख रही थी कि कहीं मुझे वो दिख जाए। माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल, तो अब उस लड़की ने बोला कि मेरी मम्मी जल्दी ही आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। ये कौन कह रही है? वो 15 ईयर्स की गर्ल कह रही है कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी और मैंने उनके लिए चाय तैयार कर दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? थैंक यू। तो नरेटर ने बोला कि थैंक यू, ठीक है। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा उस लड़की की तरफ को, तो वो वहाँ पर मतलब मेरे सामने टेबल पर वो कप लगा रही थी चाय पिलाने के लिए मुझे। शी हैड अ ब्रॉड बैग, सॉरी ब्रोकन नहीं, तो उसकी भी एक ब्रॉड बैग थी। मतलब वाह, ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें नोटिस करती है। सो उस गर्ल की भी जो है बैक ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, तो उसने चाय दी मुझे एक वाइट कलर के पोट से दी, मतलब वाइट कलर के पोट में चाय थी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, वो कह रही हैं कि ये जो जिस पोट से, जिस बर्तन से उसने मुझे चाय दी थी, हो सकता है वो केटल हो वो, तो उस केटल के चारों तरफ ना गोल्ड कलर का बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड द ओपन अ बॉक्स, शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, तो मुझे याद है कि वहाँ पर गोल्डन कलर का बॉर्डर भी था उस पर। तो उसके बाद उस लड़की ने एक बॉक्स ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स यानी चम्मचें बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तो मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, मतलब उस बॉक्स को देखते ही मेरे मुंह से क्या निकला कि ये तो एक अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और जैसे ही मैंने ये बात बोली जो मैंने खुद बोली थी, तो मुझे खुद बोलकर इस बात को बड़ा स्ट्रेंज सा फील हुआ कि मैं क्यों बोली मैंने ये बात, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। और मुझे लग रहा था कि इस रूम के अंदर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी साउंड आ रहे हैं, वो बहुत ही डिफरेंट सा फील हो रहा था मुझे।
देखो, ओह नो, यू नो अबाउट दैम। फिर वो लड़की बोलती है कि क्या आपको पता है इसके बारे में। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे मेरा चाय का कप उसने दिया। शी लाफ्ड, फिर वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। फिर वो हंस के बोलती है वो लड़की कि मेरी मम्मी ये बोलती है बहुत एंटीक है ये। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और उसने रूम के अंदर पॉइंट करके मतलब बताया मुझे, देखो हमारे पास कितना एंटीक सामान है। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद देख लो हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब वाह, वो लड़की बता रही है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, जबकि नरेटर को सब पता है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और यहाँ पर नरेटर हमें बताती है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी उसका इशारा फॉलो करने की, कि मैं उसके कहने से ही चारों तरफ देखती। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट, मुझे पता था वो कौन सी चीज़ के बारे में बता रही है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने जस्ट जो है टी टेबल के ऊपर देखा जो चीज़ वहाँ पर थी। एज अ चाइल्ड, टी टेबल के देखिए ऊपर एक जो है स्टिल लाइफ। सो आगे वो बोल रही है जस्ट आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो मैंने ऊपर देखा टी टेबल के ऊपर स्टिल लाइफ लगा हुआ था, एक कुछ पेंटिंग टाइप का वहाँ लगा हुआ था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीज्ड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, और जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा, फैंसीज्ड का मतलब होता है गाइज वांटेड, कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि जो प्यूटर प्लेट के ऊपर एप्पल है उनको मैं लेना चाहती थी। ठीक है, तो ये पुरानी यादें उनकी कहीं ना कहीं ताज़ा हो रही हैं चीज़ों को देख के। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सैड। तो देखिए वो लड़की बोलती है कि हम ना इनको जो भी स्पून्स हैं, जो भी ये यहाँ पर बर्तन हैं, हम इनको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। तो ये बोलते हैं कि एक बार तो हमने जो है इनके ऊपर खाना भी खाया था, इन प्लेट्स में खाना भी खाया था जो इन वॉल के ऊपर टंगी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं ऐसा करना चाहती थी, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। तो मैं मतलब ऐसा करना चाहती थी मगर कुछ मुझे खास फीलिंग नहीं आई खाना खा के। तो देखिए ये सिल्वर की प्लेट्स की बात हो रही है कि जो ये हैंग हुई हुई है ना यहाँ पर सिल्वर प्लेट्स, मैंने उनमें जो है खाना भी खाया एक बार, ये लड़की ये बता रही है। और मैं ऐसा करना चाहती थी लेकिन मुझे कुछ स्पेशल फीलिंग नहीं आई यहाँ पर इन पे खाना खा के। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब देखिए नरेटर अपनी ही उसमें लगी पड़ी है, वो बताती हैं कि मैंने उस बर्न मार्क को ढूंढ लिया टेबल क्लॉथ के ऊपर जो था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और जब मैं उसको ऐसे मेरी फिंगर्स उसको ढूंढ रही थी ना, तो वो लड़की मुझे बहुत ही क्वेश्चनिंगली देख रही थी, जैसे कि उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हों। Yes, I said, you got used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. तो मैंने बोला कि हाँ भाई, तुम इन सभी प्यारी प्यारी चीज़ों को घर में देख सकती हो। You hardly look them anymore, और तुम मुश्किल है कि इन्हें आगे मतलब देखो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। अब देखो ये नरेटर खुद ही खुद बोले जा रही हैं, तो ये कहती हैं कि यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, और तुम ऐसा नोटिस कर लेते हो अगर कोई चीज़ ना टंगी हुई हो कहीं पे, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हो सकता है तुमने उस चीज़ को जो है रिपेयरिंग के लिए दे रखा हो सकता है किसी को यूज़ करने के लिए दे रखा हो फॉर एग्जाम्पल। तो ये नरेटर ऐसी कह रही है कि हाँ तुम्हें चीज़ों की मतलब आदत हो जाती है, जब एक ही चीज़ को तुम कमरे में कहीं लगे हुए देखते हो तो एकदम पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। चलिए, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। तो ये पता नहीं क्या क्या ये बोलती बोलती खुद ही ये कहती है कि अगेन मैंने फील किया कि ये एकदम अननेचुरल साउंड था, जो मेरे अंदर से खुद ही ये बातें निकल रही थी। तो क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही नोटिस कर लिया था ना जब ये घर गई थी अपने, तो इनको भी सामान नहीं दिखे थे वहाँ पे। एंड आई वेंट ऑन, और मैं ये बोलती ही रही ऐसे ही। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। और देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती हैं। ऑथर ये कह रही हैं कि मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी हेल्प करूँ। एक ही बार मुझसे ऐसा पूछा था कि क्या मैं उनकी हेल्प करूँ सिल्वर को पॉलिश करने में। वो चाहती थी कि मैं उनकी सिल्वर पॉलिश कराने में हेल्प करूँ। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. वो कह रही है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब मेरी मदर ने बात मेरे से एक बार बोली थी कि मेरी हेल्प करा दो सिल्वर पॉलिश करने में, बहुत पुरानी बात है। और प्रोबेबली हो सकता है कि उस टाइम पर मैं जो है घर पर आई हुई हूँ, या फिर मैं बोर फील कर रही हूँ, या फिर जो है मेरी तबीयत ठीक ना हो, आई वॉज इल, इसलिए मैं अपने घर पर आई हूँ। ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये मतलब जब मैं अपने घर गई थी तो कब मेरी मदर ने बात बोली थी। हो सकता है मैं तब बीमार हूँ इसलिए अपने घर पर आई हूँ, या फिर मैं बोर फील कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरी मदर ने कभी मुझसे ऐसा नहीं बोला था कि तुम मेरी हेल्प करा दो सिल्वर पॉलिश करने में।
पहला ही टाइम था ऐसा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप किस सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर का मतलब आपको पता है ना, चांदी। तो वो मैंने उनसे पूछा था कि आप किस सिल्वर को पॉलिश करने की बात कर रही हैं, और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइजिंगली एकदम से कि मैं स्पून्स की बात कर रही हूँ, मैं स्पून्स पर पॉलिश, स्पून्स जो है सिल्वर की हैं उन पर पॉलिश करने की बात कर रही हूँ। स्पून्स हो गई, फॉक्स हो गया, नाइफ्स हो गए, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडंट नो द cutlery we ate of every day was silver। वो कहती हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि जिन कटलरी से हम खाते हैं और या फिर जिन स्पून्स का हम यूज़ करते हैं वो सब सिल्वर की थी, हम लोग चांदी की चम्मच से खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो वो लड़की एकदम से फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इनिशियसली एट हर व्हाट वी ईट विद शी आस्क्ड। तो कहती है लड़की कि मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम इन चीज़ों को देखो और हम भी जो है व्हाट वी ईट विद शी आस्क्ड। उसने पूछा कि हम भी तो ऐसे ही खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, एकदम से वो हेजिटेट हो गई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। उसके बाद वो एक एक साइड बोर्ड की तरफ गई। साइड बोर्ड का मीनिंग है जैसे कि किचन में होता है ना, एक साइड में जो है एक बोर्ड सा होता है, उसके अंदर स्पून्स, कटलरी और ये सब सारी चीज़ें होती है। और वो वहाँ से कुछ जो है एक ड्रॉर ओपन करके कुछ स्पून्स लाना चाहती थी। तो वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हमारे पास स्पून्स हैं सिल्वर की। तो जैसे ही वो कहती है वो मुड़ी मतलब उस ड्रॉर को ओपन करने के लिए, आई जम्प्ड अप। तो रेनेटर कहती है कि मैं तुरंत ही उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, क्योंकि मैं टाइम भूल गई थी बातों बातों में। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। वो जो है अपनी गर्दन ऐसे झुकाती है उस ड्रॉर में, वो ढूंढ रही थी स्पून्स। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। फिर वो पूछती है आगे कि आप मेरी मदर का वेट नहीं करना चाहती। सो नरेटर यहाँ पर कहती है नो आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ बढ़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो जैसे ही मैं डोर की तरफ बाहर निकली जाने के लिए, तो वो गर्ल जो है वो अभी भी स्पून ढूंढ रही थी और मुझे अपना रास्ता खुद मिल गया। मैंने कहा मैं ढूंढ लूँगी अपना रास्ता, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से अपने घर से बाहर। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हेard द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जैसे ही मैं पैसेज की तरफ नीचे की ओर मुड़ के चली, मैंने सुना कि स्पून्स की जिंगलिंग मुझे सुनाई दी और फॉक्स की, मतलब वो ढूंढ रही थी लड़की। मैं तो वहाँ से निकल गई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट्स सैड। और जब मैं वहाँ से निकली तो रोड के जब मैं कॉर्नर पर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि नेम प्लेट लगी हुई थी, मार्कोनी स्ट्रीट था उस जगह का नाम। और आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं स्ट्रीट नंबर 46 में थी। तो यहाँ से गाइस आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर मैंने बताया था एड्रेस आपको ध्यान रखना है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, मैं सही एड्रेस पर थी। बट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं इस एड्रेस को ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर linked in your memory with the familiar life of former times initially lose their value when served from them you see them again in strange surroundings। अब देखिए 3-4 लाइन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं उस एड्रेस को तो याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ फिर से वापस कभी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वहाँ पर, वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मेरी मेमोरी से लिंक कर रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं जोड़ रहे थे मेरी फॉर्मर लाइफ से, मेरी पुरानी यादों से मुझे वो जोड़ रहे थे। और अब वो चीज़ें अपनी वैल्यू खो चुकी थी, क्योंकि वो सभी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई थी, एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में रखी हुई थी, बहुत ही अजीब से माहौल में रखी हुई थी। वो सामान तो मेरा ही था, मेरी मदर का था, लेकिन अब वो जगह अलग जगह पर रखी हुई थी जिनका मेरे लिए कोई खास यूज़ नहीं रह गया था। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलंग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी लिफ्टेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। अब देखिए सॉरी, आगे वो खुद को ये कहकर समझाती हैं कि वो अजीब से माहौल में वो चीज़ें रखी हैं, मेरा उनके लिए कोई यूज़ नहीं है अब, और मैं उनका करूँगी क्या। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, मैं उनका करूँगी क्या अब, क्योंकि मेरे पास तो एक छोटा सा रूम है जो रेंट पर लिया हुआ है मैंने, मेरे पास तो बड़ा घर तो है नहीं, और छोटा सा रूम है जहाँ पर श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, श्रेड्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, मतलब टुकड़े, तो छोटे छोटे ब्लैक आउट पेपर के टुकड़े मैंने वहाँ पर चिपका रखे हैं विंडोज़ के ऊपर भी। और वहाँ पर एक हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड, एक छोटा सा जो मेरा नैरो सा टेबल ड्रॉअर है, वहाँ पर
मुट्ठी भर ही कटलरी फिट हो पाती है, इससे ज़्यादा जगह भी नहीं है, ना स्पून्स की, ना कटलरी की, ना किसी बाकी चीज़ों की, ना इतने बर्तनों की या इतने इतने चीज़ों की। मेरे तो छोटे से रूम में जगह भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो वो खुद को कहीं ना कहीं यहाँ ये चीज़ें बोलकर वो कर रही हैं, तसल्ली दे रही है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं उस एड्रेस को भी याद नहीं रखूँगी और मैं वापस से फिर वहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है। सो फिर ये कहती हैं लास्ट में कि आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, कि फिर मैंने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व का मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय किया, डिसाइड किया, कि मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं उस एड्रेस को फॉरगेट यानी भूल जाऊंगी। एंड ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट। और इन सभी चीज़ों में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ना मेरी मम्मी के, जो मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ, इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी को भूलने का एक सिंपल तरीका है कि मैं क्यों ना उस एड्रेस को ही भूल जाऊँ, और उस एड्रेस को भूलना ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए। तो अगर मैं एड्रेस भूल जाऊँगी तो चीज़ें भी मुझे वो याद नहीं आएंगी। सो गाइज यहाँ पर मैंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, कहीं कोई मिस्टेक रह गई तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके अलावा फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में अपना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और पिछले चैप्टर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा सिलेबस हम इसी तरीके से करेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस देखते रहिए। चलिए अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, उसको विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा पूरी कहानी पढ़ के। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और पुराने पिछले चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग पाइस, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।